चाइना में सबको ये लगता है कि जो इंडियन है पहला योग, फिर सारे आईटी इंजीनियर है और सबको डांस आता है। योग अमेरिका से आया है क्योंकि वो जितना भी मैगजीन वगैरह वीडियो वगैरह देखते थे तो वेस्टर्न उनको लोग दिखते थे। अवधारणा है एक्सरसाइज की और योग की, वो कम्प्लीटली अलग है। आप क्लास में जाओ तो आपके लिए बियर फ्री है। आप अच्छा। एक आसन करोगे फिर एक घुट बियर का पियोगे। जो हमारा कल्चर है और जो चाइना का कल्चर है वो काफ़ी सिमिलर है। वो पैसे वसूल करने वाले लोग हैं। व्हाट वी हैव लूज इन इंडिया दे प्रोटेक्टेड इन चाइना। तो हम लोग केदारनाथ गए थे तो मुझे ऐसा लगा जैसे शिव जी क्रोधित है। आज हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि जो आज हम आप हमारे बीच में हैं। अच्छा, मोहन जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मोहन जी, मोहन भंडारी जी चाइना में बहुत बड़ा नाम है योगा के क्षेत्र में। अगर बात की जाए तो आज से कुछ वर्ष पहले जब मोहन जी ऋषिकेश से चाइना की तरफ मूव किए थे, तब और एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि चाइना में योग का परिचय देने वाले कुछ एक गणमान्य लोगों में मोहन जी भी एक हैं। और आज ये परिणाम है कि ऋषिकेश से बहुत सारे योगा इंस्ट्रक्टर अलग अलग जगह पर चाइना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और योग का ज्ञान चाइना में फैला रहे हैं। मोहन जी, आपने शुरुआत ऋषिकेश से की है, तो सबसे पहले तो आप स्वयं के विषय में बताइए, योग से आपका परिचय कैसे हुआ? योग से मेरा परिचय जब मेरा हाई स्कूल हुआ था तो हम लोग 4 दोस्त केदारनाथ गए थे। तो वहाँ पर क्योंकि हमारे साथ एक जो हमारे वो मित्र थे, वो पंडित जी के रिश्तेदार थे जो हाँ। केदारनाथ में होते हैं। हम्म, तो हम लोग को कमरा वगैरह सब कुछ मिल गया था। हम्म, तो हम लोग एक हफ्ता रहना था वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ रहते थे और इधर उधर घूमते थे पर मंदिर में नहीं जाते थे। तो एक दिन हम लोग बैठे हुए थे मंदिर के पीछे, तो एक स्वामी जी आए कि आप लोगों ने दर्शन किया। हमने बोला नहीं किया अभी, और हमें शायद 3 दिन हो गए थे उस समय। हम्म, तो कि आपको करना चाहिए आप लोगों को, आप यहाँ इतनी दूर आए हो। तो वो स्वामी जी उसी समय हमें मिले थे, उसके बाद कभी हमें दिखे नहीं केदारनाथ में। फिर जैसे ही उन्होंने बोला तो संध्या के समय हमने दर्शन के लिए गए वहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगा जैसे शिव जी क्रोधित हैं हम लोगों से, ऐसा महसूस हुआ कुछ। तो उसके बाद जो लास्ट दिन था हमारा, जो अंतिम दिवस था वहाँ पर, तो फिर वो स्वामी जी आए। तो उन्होंने दर्शन करके कैसा लगा, तो मैंने बताया, सबने बताया कि जो उनको महसूस हुआ था। तो मैंने बोला मुझे लगा कि शिव जी क्रोधित हैं। तो उन्होंने एक चीज़ बोला था, आप जब वापस जाओगे जो आपके मन में पहला विचार आता है वो करो। तो मैं वापस ऋषिकेश आया तो यहाँ पर एक योगा स्टडी सेंटर है। तो वहाँ गुरुजी हैं, स्वामी रुद्रदेव जी। तो बाय मिस्टेक मैं उनकी क्लास में चला गया, तो वहाँ से मेरी जर्नी है, जो यात्रा है योग की, शुरू हुई। इसके बाद क्योंकि जो मेरा होम टाउन है ऋषिकेश है, तो ये तो परमात्मा महात्माओं की धरती है। तो मेरा ग्रेजुएशन हुआ यहाँ से। ग्रेजुएशन के बाद मैं केवल धाम गया और केवल धाम में मैंने पोस्ट डिप्लोमा किया। फिर उसके बाद एस व्यासा गया बेंगलोर में योगा थेरेपी करने, और फिर परमात्मा में 2000 से परमात्मा में 2003 तक यहाँ पर सेवाएं दी। तो बड़ा, ये जो परमात्मा निकेतन है ये तो मेरी कर्म भूमि है। यहीं से मैंने सिखाना, जो मेरी प्रथम कक्षा थी योग की वो परमात्मा ही हुई। और जितना यहाँ पर जो स्वामी जी ने भरोसा रखा हमारे ऊपर, क्योंकि मैं बिल्कुल उस समय शायद 25 साल का होगा, और जो 2000 का टाइम ऐसा था ऋषिकेश में कि योग वही लोग सिखाते थे जो महात्मा हो या फिर उनका लीनेज हो, किसी गुरु से सीखा हो, वो लोग सीखते। मैं पहला ऐसा व्यक्ति था यहाँ पर जो डिप्लोमा करके आया और योग सिखा रहा है। तो स्वामी जी ने काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया हमें। शुरू से कई बार बुलाते थे और पूछते थे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्योंकि उनको सारी सूचनाएं मिल जाती थी। तो उनके आशीर्वाद से मैंने यहाँ 3 साल सिखाया। तो वो मेरे जीवन के मतलब अद्भुत साल रहे यहाँ पर, क्योंकि जो भी मैं आज हूँ मुझे लगता है कि अगर वो 3 साल मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं वो बन नहीं पाता आज। अद्भुत। अच्छा, जब आप फर्स्ट टाइम जब आपने
परमार्थ में सेवाएं दी, उसके बाद आपका भी परिचय दुनिया से हुआ, क्योंकि एक ऐसा स्थान है जहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं, पूरे संसार से लोग आते हैं और आपका परिचय बढ़ता है। मगर जब आप फर्स्ट टाइम चाइना गए, तो चाइना में लोगों में योग के प्रति क्या रुझान था? क्या वो पहले से योग को जानते थे या उनमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी और अधिक जानना चाह रहे थे? और जो फर्स्ट टाइम कहा जाता है कि जब आपकी बहुत अच्छी कहीं जगह पे एक शुरुआत होती है, शुरुआत ही इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपकी शुरुआत अच्छी हुई तो वो अंत तक यानी आपकी सक्सेस चलती ही रहती है। तो चाइना में आपकी शुरुआत कैसी रही? मैं 2003 में गया था वहाँ पे, और मैं सिर्फ 1 महीने के लिए गया था। तो मैं पहला भारतीय अध्यापक था वहाँ पर चाइना में योग सिखाने। उससे पहले सभी लोग या तो यूरोप से आए थे सिखाने के लिए या अमेरिकन थे। तो एक कॉमन सवाल वो लोग पूछते थे कि योग अमेरिका से आया है, क्योंकि वो जितना भी मैगज़ीन वगैरह वीडियो वगैरह देखते थे तो वेस्टर्न उनको लोग दिखते थे। तो उनका जो जनरल नॉलेज था अबाउट योग के बारे में वो काफ़ी मिनिमम था, काफ़ी मिनिमम था। तो लोगों का ये था कि उनको एक वो थी क्यूरियोसिटी, जैसे आपने बोला जिज्ञासा थी, क्योंकि क्या है कि जो हमारा कल्चर है और जो चाइना का कल्चर है वो काफ़ी सिमिलर है। वो फैमिली के इधर उधर घूमता रहता है, और एज वहाँ पर स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा है बाकी दुनिया के हिसाब से, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स वो है सोसाइटी है चाइना। तो वहाँ पर लोगों का जो शुरू में रुझान था, 1 हफ्ते जब मैंने सिखाया वहाँ पे तो 80 लोग सीखने आते थे 1 क्या हफ्ते बात, में। अद्भुत। और मैं ऐसे सिखाता था, ये जो गार्डन में हम्म, एक पार्क है वहाँ पे, रिथांग पार्क, उसको सन टेम्पल ऑफ सन कहते हैं। तो वहाँ पे सिखाता था। वहाँ पे एक मिनी गोल्फ होता था, तो वो एक कवर्ड एरिया था। तो वहाँ पे मतलब रिस्ट्रिक्शन थी अंदर आने में, तो वही लोग आते थे जिनको सीखना है। अच्छा। तो 1 हफ्ते में 80 लोग आने लग गए थे। तो क्योंकि क्या होता है कि अगर आप उनको कुछ उपलब्धि मिल रही है, बेनिफिट मिल, तो कंटिन्यू करते। तो मैंने किया था शुरू 4 लोग से, हम्म, 80 लोग हो गए थे। तो मेरा 30 दिन का वीज़ा था, मैं वापस आ गया था। अच्छा। फिर उसके 6 महीने बाद फिर मेरे को कॉल आया कि आप आ सकते हो। तो मैं स्वामी जी के पास गया हम्म, कि स्वामी जी वो चाइना मेरे को फिर जाना है, चले जाओ। हाँ चले जाओ। तो स्वामी जी ने भी सोचा था कि ये फिर 1 महीने के लिए जाएगा, और मैंने भी ये सोचा था कि 1 महीने। हम्म, पर उसके बाद क्या हुआ कि उन लोगों ने एक बेल टावर था जो 2 मंजिला इमारत थी और 400 साल पुरानी थी। उसकी जो टॉप फ्लोर था वो जल गया था, तो हम्म, नीचे का फ्लोर था खाली। तो उन्होंने वो रेंट में लिया, और फिर वहाँ से एक हमारा जो संस्थान है योगी योगा, हम्म, उसका प्रारंभ हुआ। तो ऐसे करके शुरू हुआ चाइना में। पर उनको जिज्ञासा बहुत थी योग में। और चाइनीज़ का क्या है कि वो लोग किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि जितना उनको मिल सके, जितना वो लोग गहराई में जा सके, वो उतना करते हैं। तो वो पैसे वसूल करने वाले लोग हैं। तो सेहत के लिए तो करते हैं, पर यह है कि उनका ये है कि दे वांट टू बी टॉप। हाँ। तो अब ये लोग बोलते हैं चाइना में कि आपको ताई ची टीचर ढूंढना बड़ा मुश्किल है चाइना में, बट आपको योग टीचर बड़े सरलता से उपलब्ध है हर जगह। चाइना में बिल्कुल। अच्छा, वैसे एक चाइना के बारे में एक है ना जनरल लोगों के मन में एक धारणा है कि वहाँ रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं। जैसे जब फर्स्ट टाइम आप गए, आपने वहाँ पर एक गार्डन में योग योग की शुरुआत कर दी। तो क्या उसके लिए कुछ स्पेशल परमिशन वगैरह की ज़रूरत पड़ी थी या फिर वहीं के लोगों ने सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया? अथॉरिटीज़ का क्या रिएक्शन था? ये थोड़ा सा अवधारणाएं बनी हुई हैं चाइना के बारे में। हुँ, पर आप ये लगा सकते हो, मैं 2003 से अब 2026 से तब से योग सिखा रहा हूँ वहाँ पे। तो हमें ये कभी कॉम्प्लिकेशन फील नहीं हुई, ओके। क्योंकि जब मैं गया था 2003 में, उस समय का चाइना और आज का चाइना काफ़ी अलग है। पर उस समय भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी हमारे ऊपर कि आप मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते, आप ओम का नहीं कर सकते, आप ये नहीं सिखा सकते, वो नहीं सिखा सकते। तो काफ़ी फ्रीडम थी वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं था। बीच बीच में कुछ कुछ होता था, पर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी कोविड से पहले की बात है, वहाँ पर हर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको एक अमाउंट का धन दिया कि आप अपनी सेहत पे खर्च करो।
तो उसमें से काफ़ी लोगों ने योग संस्थान ज्वाइन किए और वो जो उनको पैसा मिलता था गवर्नमेंट से, हुँ। उन्होंने काफ़ी योग की साधना में खर्च किया। तो इतना वो अवधारणा काफ़ी सही नहीं है कि वहाँ पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि अगर रिस्ट्रिक्शन होता तो आज ये कहावत नहीं होती वहाँ पे कि आप योगा टीचर बड़े आराम से कहीं भी ढूंढ सकते हो और ताई ची टीचर आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा वहाँ कि अगर मैं भारतीयों की बात करूँ तो जैसे हमारे पूरे जितने भी यंगस्टर्स हैं वो मैक्सिमम ताई ची सीखना चाहते हैं, पे। कुंग फू सीखना चाहते हैं और जो कुंग फू के भी जो एक अलग-अलग स्टेजेस होती हैं टॉप, उस पे जाना चाहते हैं और वहाँ के लोग योग पे भी मास्टर बनना चाहते हैं। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये कल्चरल इंटरेक्शन हो रहा है एक-दूसरे का, सब एक-दूसरे की चीज़ें सीखना नहीं, चाहते हैं। वो हमेशा रहा है, हाँ, जो दूर से जो चीज़ दिखाई देती है वो हाँ। हमेशा अच्छी दिखाई देती है। जी, जी। वो बोलते हैं ना हमारे यहाँ घर का जोगी और बाहर का जोगी जो कहावत है, हाँ। तो वो काफ़ी काफ़ी मतलब वो सत्य है। हुँ, हुँ। क्योंकि क्या है कि चाइना चाइना में सबको ये लगता है कि जो इंडियन है हुँ, हुँ। उनको 2 चीज़ आती है, नहीं 3 चीज़ आती है। पहला योग, हुँ। फिर सारे आईटी इंजीनियर हैं और सबको डांस आता है। और भारतीयों को भी यही लगता है कि वहाँ पे हर कोई ताइ ची मास्टर है हाँ, हाँ। और कुंफू को मास्टर। सही पर है। ऐसा है नहीं, जैसे आपको मालूम है यहाँ पर हर कोई योगा मास्टर नहीं है, तो हाँ। वहाँ पर चाइना में भी हर कोई ताइ ची मास्टर नहीं है, कुंफू मास्टर नहीं है। ताइ ची आपको काफ़ी विजिबल है, दिख हुँ, जाता है आपको पार्क में लोग करते हुए, सब लोग। और इवन आपकी जो सोसाइटी होती है, हाउसिंग सोसाइटी, उसके गार्डन में भी लोग आपको करते हुए मिल जाते हैं। हुँ, हुँ, बट ताइ ची जो पॉपुलर है वो आफ्टर 60 पीपल स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसमें हुँ। काफ़ी स्लो मूवमेंट रहता है और उसमें रिदम। रिदम होती है एक, और वो काफ़ी मतलब सरल है। तो कुंफू वगैरह वो यंग एज में ही होता है, हुँ, हुँ। और वो चाइना में भी इतना वो यंगस्टर उसको मतलब इतना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। हुँ, हुँ। आजकल के लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, चाइना में एक चीज़ और देखिए, जो कुछ एक वीडियोज़ हमारे पास आते रहते हैं उसमें मैंने ये देखा है कि वो डांसिंग योगा बड़ा पॉपुलर हो रहा है हम्म। अभी नाउअडेज़। तो वो क्या होता है एक्चुअली, वो क्या इंडियन मोस्टली उसमें भी देखा है कि बॉलीवुड सॉन्ग्स पे ज़्यादा डांस करते हो। नहीं, चाइना एक ऐसी जगह है, वो हर चीज़ को मिक्स कर देते हैं काफ़ी चीज़ों से, हुँ, तो हुँ। वहाँ पर डांसिंग योगा है, तो काफ़ी जो इंडियन जो डांसर हैं हुँ, हुँ। वो एज अ डांसर वो सिखाते हैं, हुँ, बॉलीवुड डांस वगैरह, और ट्रेडिशनल भी है, कथक, हुँ। भरतनाट्यम, उसके भी स्कूल हैं चाइना में। हुँ, हुँ। और हमारी एम्बेसी, उसमें भी भरतनाट्यम कथक सिखाया जाता है फ्री में। हुँ, हुँ। तो वो काफ़ी पॉपुलर है चाइना में, इंडियन डांस। तो वो क्या होते हैं कि आप डांस भी सीखते हो और आप योगा टीचर भी है, स्पेशली फीमेल हो तो वो लोग मिक्सअप कर देते हैं। तो उसमें काफ़ी उन्होंने रिदमिकल योगा बनाया हुआ है, डांस के साथ वो लोग योग करते हैं। वहाँ पे डॉग योगा भी चलता है, हुँ, हुँ। आप अपने कुत्ते के साथ योग करोगे और आपको सरप्राइज़ होगा, शंघाई में एक स्टूडियो है जिसको बोलते हैं बियर योगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसमें क्या करते हैं, आप क्लास में जाओ तो आपके लिए बियर फ्री है। आप एक आसन करोगे, फिर एक घुट बियर का पियोगे, अच्छा। फिर आसन करोगे, फिर एक घुट। तो वो योग नहीं है, पर लोग कुछ चाहते हैं कि कुछ जैसे स्ट्रेस से कुछ बाहर आऊँ मैं, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो कुछ ना कुछ मिक्सअप करते रहते हैं उसमें, हाँ, हाँ। और वो एक के बाद एक योगा आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हाँ, हाँ। तो एक्चुअली फिर ये तो कहीं से भी योग नहीं हुआ इन केस, अगर जैसे सब, क्योंकि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, जब जब हम योग की परिभाषा ही, योग का जो मूल रूप ही है वही अपनी जो वृत्तियों से, उससे थोड़ा मुक्ति पाना, वासनाओं से मुक्ति है। तो आप इसको किस प्रकार इसीलिए बखान क्या करेंगे? बोलते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ, योग, इस तरह के योग स्टाइल आते हैं और हुँ, जाते हैं, वो टिकते नहीं हैं, क्योंकि ह्यूमंस जो है काफ़ी इंटेलेक्चुअल है। हुँ, तो हुँ, उनको पता है कि जो योग है वो शारीरिक से मानसिक इफ़ेक्ट होना चाहिए उसका, हुँ, आध्यात्मिक इफ़ेक्ट होना चाहिए उसका। तो अगर आप शरीर से बन के रह जाते हो तो फिर तो आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो, आप दौड़ सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो। तो योग, क्योंकि क्या होता है, जो अवधारणा है योग की, अब योग ये बन गया कि आप आसन करते हो तो ये योग है, आप प्राणायाम करते हो तो योग है, आप ध्यान करते हो तो योग है। बट ये वेरी क्लियर लिखा है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध, आप चित्त की वृत्तियों को निरोध करोगे वो योग है। तो ये इंस्ट्रूमेंट है, आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, हुँ, ये मेडिटेशन, ये इंस्ट्रूमेंट है योग के।
सो जो आप आसन करोगे, प्राणायाम करोगे, ध्यान करोगे, उससे आपको चित्त की वृत्तियों का निर्वाह, उसका समापन होना चाहिए। पर अगर आप उस दिशा में नहीं जा रहे हो तो वो योग नहीं होता है, वो आप शरीर से बंध के रह जाते हो योग का। क्योंकि आप उसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे योग का, जोड़ना। पर आप अगर योग की साधना करते हो तो योग जोड़ता नहीं है, ये डिटैचमेंट पैदा करता है। क्योंकि जो जुड़ना है वो हम बाय बर्थ हमें सीखा हुआ होता है। जब हम आते हैं तो अपनी माँ के साथ जुड़ते हैं, फिर पिताजी आते हैं, फिर भाई बहन आते हैं, तो हमने अपने दोस्तों के साथ जुड़ते हैं, अपने शहर के साथ जुड़ते हैं, अपने देश के साथ जुड़ते हैं। पर योग क्या करता है, वो डिटैचमेंट पैदा करता है। तो योग की साधना में होता क्या है कि आप जब आसन करते हो तो आपका शरीर इतना स्वस्थ रहता है कि आप उसके अलावा कुछ सोच सकते हो। तो जो आपका मन है वो शरीर से बाहर जा सकता है, या इट कैन बी डिटैच फ्रॉम योर बॉडी। सो आसन अगर आप कर रहे हो और आप फिर भी आपको 10 बार आईने के आगे देखना पड़ता है कैसा लग रहा हूँ मैं, तो फिर वो आसन नहीं हो रहे हैं आपके। तो योग क्या करता है, आसन क्या करता है, वो डिटैच करता है आपको शरीर से। प्राणायाम आपको इतनी प्राण शक्ति देता है कि जो आपका श्वास प्रश्वास है, चाहे आप पहाड़ चढ़ रहे हो, आप दौड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो आपका हमेशा साथ देगा। तो प्राणायाम आपको डिटैच करता है प्राण शक्ति से, और ध्यान आपको डिटैच करता है माइंड से। जब आप इन चीज़ों से डिटैचमेंट आपको आता है, धीरे धीरे आएगा वो, तब योग की यात्रा शुरुआत होती है। तो योग जोड़ना नहीं सिखाता है, पर ये हमको सिखाता है कि आपका वैराग्य कैसे आता है, डिटैचमेंट कैसे आता है। क्योंकि जब तक कोई मेरे को बुलाता है, मेरा नाम मोहन है, तो मेरा अटैचमेंट है, ये बॉडी जो है उसकी आइडेंटिटी है एक मोहन। सो उससे बाहर अगर आप निकलेंगे नहीं तो आप कहीं नहीं जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो योग एक आपको पाथ दिखाता है जहाँ आप जोड़ने की जगह आपको डिटैचमेंट, जो वैराग्य होता है वो आता है। तो वैराग्य से योग की यात्रा शुरू होती है। बिल्कुल। परम शांति का जो लक्ष्य होता है वो योग के द्वारा ही मिलता है। जब तक आप डिटैचमेंट नहीं आएगा आप में, जब तक आप किसी चीज़ से अटैच रहेंगे तो आपको हमेशा दुःख रहेगा। और जब आप डिटैचमेंट में आ जाएंगे ना, आप किसी चीज़ को जब मुक्त होना शुरू कर देंगे तो वही परम शांति, परम आनंद की प्राप्ति की ओर ले जाता है। बिल्कुल सही। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। अच्छा, आजकल की जो तनाव भरी ज़िंदगी है, जैसे वो भारत में भी है, और मेरे ख्याल से भारत से ज़्यादा जो मुझे जो लगता है चाइना में भी, क्योंकि ऐसे बहुत सारी न्यूज़ भी आती है और अब तो इंटरनेशनल लेवल पे इतनी सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, हर जगह कुछ ना कुछ फाइट चल ही रही है। तो इन सभी जो आजकल का जो वातावरण बन रहा है उसमें योग हमारी कितनी हेल्प कर सकता है? वो कहते हैं कि योग इज़ अ बेस्ट इंस्ट्रूमेंट विच कैन काउंटर ऑल द स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज, जितने भी तनाव। क्योंकि क्या है कि आपने उसकी परिभाषा बताई योग की, योगस चित्तवृत्ति निरोध। अब ये कब लिखी गई थी, 2000 साल पहले, 3000, 5000 साल, उसका कोई डेटिंग सही नहीं है। पर उस समय पतंजलि जी बोल रहे हैं कि जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, वो चित्त की वृत्तियों से है। अब आप ये सोच सकते हैं, अगर ये 2000 साल पहले बोला है या 5000 साल, तो मन जो था वो 5000 साल पहले भी आज की जैसा है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। सो माइंड हैज़ नॉट चेंज, वो 5000 ईयर्स हो या 2000। बिल्कुल। सो जो समस्याएं हमें आज हैं, सो वो 2000 साल पहले भी थी मन के साथ, और 5000 साल। अगर ये नहीं होता, अगर उस समय हमारा मन शांत होता, तो पतंजलि जी कभी नहीं लगते कि योग चित्त की वृत्तियों को दूर कर। जब चित्त में वृत्तियाँ ही नहीं है, तो ये जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, ये मनुष्य का जब से हमने यहाँ पर शुरू किया होगा, when we just started civilization, तब से ये चला आ रहा है। मुझे जो लगता है कि इसमें उस समय जो समस्याएं होंगी वो होगी, अरे उसके पास तो घोड़ा है, मेरे पास वो घोड़ा नहीं है। और आज जैसे हम सोचते हैं, अरे उसके पास तो ऑडी है, मेरे पास ऑडी नहीं ये आपने है। बिल्कुल सही वो ये कुल मिला के समस्याएं वही हैं, बस उसका एक रूप चेंज हो गया। रूप चेंज हो गया। हाँ। क्योंकि वो बिल्कुल, अगर उस समय मन सबका शांत हाँ। रहता, क्योंकि हमें लगता है हाँ 400 साल पहले, 500 साल पहले इतना तनाव नहीं होता। पर आपने अगर 400-500 साल पहले की हिस्ट्री देखेंगे, बिल्कुल तो सही। इतनी लड़ाइयाँ होती थी, तो सही। उस समय तो आदमी लोग और ज़्यादा परेशान रहते बिल्कुल होंगे।
तो नेचुरली जो इंस्ट्रूमेंट है, अगर आपको स्ट्रेस से कोप करना है, स्ट्रेस क्योंकि जा तो सकता नहीं, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल वो है, ट्रुथ है जी। कि अगर आप संसार में हो तो तनाव होगा, बिल्कुल। क्योंकि आपको परमा से ऋषिकेश जाना है और इस ट्रैफिक में तो आप सोचोगे कैसे जाऊँ मैं, हाँ। मोटर बाइक से जाऊँ, कार से जाऊँ, टेम्पू से जाऊँ, तो इसका भी सोचना पड़ता है कि कहाँ से सही सरलता है। से मैं पहुँच पाऊँगा। तो अगर आप यहाँ पर जीवन है तो तनाव मुक्त तो नहीं हो सकते। हाँ, ये है कि अगर आप योग करते हो तो योग आपको ये सिखाता है इस तनाव में आप कैसे जी सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल सही। काफ़ी रिसर्च हुई है योग के ऊपर। आप ये लगाओ, जो हम लोग आसन करते हैं उसके ऊपर एक बॉस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका में, उसमें रिसर्च हुई है। तो हमारे ब्रेन में गाबा अमीनो एसिड होता है। ये क्या करता है कि जो हाइपोथैलेमस होता है, जो ओवर एक्टिव हो जाता है स्ट्रेस की वजह से, उसको काम डाउन करता है। तो उन्होंने ये पाया है, जो लोग आसन करते हैं, उन्होंने एक दो स्टूडेंट की टीम बनाई। एक को भेजा उन्होंने लाइब्रेरी में किताब पढ़ने के लिए 1 घंटा, उससे पहले उनका गाबा एसिड चेक किया। दूसरे ग्रुप को उन्होंने 1 घंटे आसन करने भेजा। उसमें उन्होंने ये पाया, जो विद्यार्थी पढ़ने गए थे पुस्तकालय में, उनके गाबा एसिड में कोई चेंज नहीं हुआ, पर जो लोग आसन करने गए थे उनके ब्रेन में 27% गाबा एसिड इंक्रीज हुआ। इसीलिए कॉमन फीलिंग है कि अगर आप योग के नाम पे आसन भी कर रहे हो, आप अगर उसको कंटिन्यू कर रहे हो, एक डिसिप्लिन है आपके अंदर, तो 2-3 महीने में एक पर्सनैलिटी चेंज होता है। हाँ। आदमी शांत होता है, काम धीरे धीरे फोकस्ड होता है। फोकस्ड होता है, तो वो आता है गाबा एसिड से। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर प्राणायाम है, अगर प्राणायाम आप करते हो तो आपके नर्वस सिस्टम पे आपका पूरा कंट्रोल होता है, क्योंकि अब तो साइंस भी प्रूव कर बिल्कुल चुका सही। है कि जब हमारी राइट नोस्ट्रल वर्क करती है तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव रहता है। जब लेफ्ट नोस्ट्रल यूज़ करती है तो अवर पैरासिम्पैथेटिक इज एक्टिव। तो हमारे यहाँ इतने सारे प्राणायाम हैं, आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, जो आपको नर्वस सिस्टम चाहिए आप वो यूज़ कर सकते हो। जो ध्यान है, हमारे ब्रेन में 4 फ्रिक्वेंसियाँ हैं, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। डेल्टा सिर्फ जो हम जैसे नॉर्मल लोग हैं, जब हम सोते हैं तो तब डेल्टा, अब हमारा ब्रेन डेल्टा फ्रिक्वेंसी में जाता है। उसके लिए भी क्या ज़रूरी है कि आपको 6 आवर कंटिन्यूस सोना है, तो आफ्टर 6 आवर वो डेल्टा फ्रिक्वेंसी में जाएगा। पर ध्यान में क्या होता है कि अगर आपको ध्यान आता है, मतलब आप ध्यान में जाते हो, क्योंकि ध्यान कभी करते नहीं है, हाँ। ध्यान हमेशा होता है। अगर आप जा सकते हो ध्यान में, तो आप अपने ब्रेन को 1 मिनट 2 मिनट में डेल्टा फ्रिक्वेंसी में ला सकते हो। और जब ब्रेन डेल्टा फ्रिक्वेंसी में आता है तो वो मोस्ट क्वाइटेस्ट और रिलैक्सिव स्टेट ऑफ द ब्रेन, तो वहाँ पर जो अपनी शरीर की हीलिंग पावर होती है वो रिजन्यूवेट होती है, और बॉडी स्टार्ट हीलिंग। जो भी दिक्कत है, कुछ भी है, बॉडी उसको हील करने लग जाती है। अब स्ट्रेस में होता क्या है कि ना तो आप सो पाते हो, ना खा पाते हो, ना कोई अपना जो आपकी हैबिट, जो आपकी हॉबी है वो भी नहीं कर पाते। तो गाबा एसिड डिक्रीज होता है, सिंपैथेटिक ऊपर रहता है हमेशा, और आपका ब्रेन इवन सोते समय भी डेल्टा फ्रिक्वेंसी में नहीं आता। इसीलिए एजिंग बढ़ती जा रही है, हम लोग उम्र से पहले बूढ़े होते जा रहे हैं। सही है। और अगर आदमी जवान दिखता है पर उसका ब्रेन, उसकी एजिंग बहुत बढ़ गई है। अल्जाइमर पहले बोलते थे कि 70 के बाद आएगा, अब 40 के बाद आ रहा है। 40-50 के आसपास आ रहा तो है। हमारी जो एजिंग है वो बढ़ती जा रही है। तो योग के अलावा मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी ऐसा पाथ है, जो रास्ता है, जो हमें स्ट्रेस में जीना सिखाए और स्ट्रेस को यूज़ करना सिखाए। अब हम वापस चाइना की बात करते हैं। चाइना में योग को किस प्रकार देखा जाता है? या तो क्या एक्सरसाइज के रूप में देखा जाता है या उसको एक आध्यात्मिक रूप में देखते हैं? उसको दोनों रूप में देखा जाता है, क्योंकि जो जवान बच्चे होते हैं, जवान लोग हैं, उसको शारीरिक रूप से ही देखते हैं। पर ओवर जब आप 30 हो जाते हैं, 35, तो क्योंकि जो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल है, विजडम बढ़ जाता है आपका, तो आपको ये लगता है कि अगर योग सिर्फ शारीरिक है तो ये
इतना महत्व कोई योग को देता कोई नहीं दे सकता। तो उनमें एक जिज्ञासा आती है कि शारीरिक जो बेनिफिट है उसके ऊपर भी कुछ योग में होगा। तो ओवर 30 जब आप हो जाते हैं, तो लो आप लेस देन 30 हैं, तो आपके लिए सब फिजिकल है। आसन आसन सुबह से शाम तक आप लगे हुए हो, एक क्लास कर रहे हो, दो क्लास कर रहे हो, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे। पर ओवर जो 30 के लोग हैं उनके लिए योग शारीरिक नहीं रहता है। फिर वो लोग प्राणायाम, ध्यान, और सबसे बड़ी बात है वो लोग फिलॉसफी में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं योग की। अच्छा। और अधिकतर जो हमारे उपनिषद हैं वो लॉन्ग बैक दे हैव ट्रांसलेटेड इन चाइनीज़। हाँ, उनको obviously। चाइनीज़ में, क्योंकि एक छुनछिन एक जगह है, तो मेरा एक संवाद हुआ था। बड़े बुद्धिस्ट मास्टर थे, पर मेरे से उम्र में सिर्फ वो 6 साल बड़े थे। तो मैं उस समय, ये है 2009 की बात है, तो मैं बड़ा घबराया हुआ था कि मैंने इतने बड़े मॉन्क्स से संवाद कैसे करूँगा। योग और उसके ऊपर बुद्धिज़्म के ऊपर था। तो मैं घबराता घबराता गया उनकी मॉनेस्ट्री में, तो काफ़ी लोग बैठे हुए थे उनके भगत। तो उन्होंने किताबें रखी हुई थी, भगवत गीता, उपनिषद। तो उन्होंने मेरे को दिखाया कि ये सारी ट्रांसलेट हो चुकी हैं चाइनीज़ में लॉन्ग टाइम बैक। तो बड़े सुंदर वो सरल उसमें वो संवाद रहा। पर उस समय मेरे को ज्ञान हुआ कि ये जो योग का ज्ञान है, क्योंकि उपनिषद से ही आया सारा का बिल्कुल सारा, बिल्कुल। तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है चाइना में। ऑफ कोर्स कोई पढ़ता नहीं है उसको अब। पर ये है कि जो ये ज्ञान है ये काफ़ी पहले यहाँ से ट्रांसफ़र होके चाइना चले गया था। हाँ, नालंदा के विषय में हमने हाँ। सुना है, वेंगसॉन्ग आए थे, उन्होंने कितने अश्व किताबें भर के तिब्बत के रास्ते से गए थे। क्योंकि जो एक चीज़ बोलते हैं चाइना में कि व्हाट वी हैव लूज इन इंडिया दे प्रोटेक्टेड इन चाइना। एंड काफ़ी हद तक ये सत्य भी लगता है। जैसे एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, उसका आयुर्वेद में विवरण मिलना बड़ा मुश्किल है इंडिया में। तो उन्होंने काफ़ी प्रिजर्व करके रखा हुआ है। अब अगर आपको एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर सीखना है तो बेस्ट जगह चाइना है। पर वो आया कहाँ से है? वो आयुर्वेद से आया है। पर हम लोग वो सब समाप्त हो गए। अब जो कुंफू की बात करते हैं, इतना फेमस है, साउलिंग कुंफू जो टेम्पल है जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, उसके फर्स्ट मॉन्क जो थे वो इंडियन थे, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। अब वो चीज़ें जो यहाँ से गई हैं वहाँ, वो अब क्योंकि समय के साथ परिवर्तन आता है, वो वैसी नहीं रही। बट जो ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज था स्पिरिचुअल लेवल या इन एनी फॉर्म, द मैनी थिंग हैज़ ट्रांसफॉर्म लॉन्ग टाइम बिफोर फ्रॉम इंडिया टू चाइना। बिल्कुल। एक चीज़ हम और देखते हैं कि चाइना में लोगों के ऊपर वर्क प्रेशर बहुत होता है। वो वहाँ के लोग, जो मैंने सुना है अलग-अलग सोशल मीडिया के माध्यम से, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, कम सोते हैं। तो इस प्रकार वो क्या योग उनकी जो समय की वो पूर्ति करता है? अगर जैसे इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं तो वो उसी प्रकार से तरोताज़ा योग के द्वारा या किसी दूसरी चीज़ से होते हैं? आपने बिल्कुल सही किया। चाइनीज़ जो पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, दे आर वर्कaholic, दे हैव टू वर्क। उनको काम करना ही पड़ता है, चाहे ना चाहे। पर वो सिस्टम इस तरह से बनाया हुआ है कि अगर आपको 8 आवर्स करने हैं, तो मुझे लगता है 8 आवर्स में आपको शायद हाफ एन आवर कुछ फ्री मिलेगा, नहीं तो आपको काम करना ही करना है वहाँ पे। सो वो सिस्टम काफ़ी पहले से ऐसे ही बना हुआ है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप फ्री बैठे हैं, ऐसा होता नहीं है वहाँ पे। तो जो योग है वो वहीं ज़्यादा पॉपुलर होता है जहाँ स्ट्रेस लेवल काफ़ी हाई होता है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप गांव में योग सिखाओगे तो लोग बोलेंगे पागल है, क्योंकि वहाँ ज़रूरत नहीं है लोगों को। क्योंकि उनका शरीर अच्छा है, वो मन से शांत है और उनको ज़्यादा संतुष्टि है। वो जो भी उनके आसपास है उससे संतुष्ट रहते हैं। तो एक तो संतुष्टि नहीं होती है मनुष्य को, क्योंकि उसका जो मैक्सिमम जीवन है या 24 घंटे, उसमें अधिकतर समय काम पे चले जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चाहे वो जितना भी धन कमाए, पर उसको संतुष्टि, वो खुशी नहीं मिलती है। वो मतलब कुछ जो पल हम बोलते हैं शांति के या खुशी के, वो मिलते नहीं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि लोग ड्रग्स की तरफ जाते हैं, अल्कोहल और अदर। तो उसमें से काफ़ी लोग हैं जो ड्रग्स की तरफ ना जाके, पब वगैरह, KTV वगैरह ना जाके, डिस्को वगैरह, वो शाम को योग सीखने आते हैं। तो हमारे यहाँ इतने लोग हैं जो क्लासें फुल रहती हैं, या तो वो 12 बजे की क्लास फुल रहेगी दिन में, क्योंकि वो लंच टाइम होता है उनका, ठीक है। तो वो लंच टाइम भी डिवोटेड करते हैं प्रैक्टिस के लिए। और जो शाम की क्लासें होती है 6 बजे की, 6:30, 7, 7:30 बजे की, वो क्लासें हमेशा फुल रहती हैं। और ये वो लोग नहीं हैं जो घर में बैठे रहते हैं, ये अपना ऑफिस टाइम 5:30 बजे ख़त्म करके
ये लोग योग करने आते हैं। तो एक अगर आप कोई बोले आपको 8 घंटे काम करना है उसके बाद योग की क्लास में सही, जाना है हाँ। तो बोले पागल है ये तो। दिन भर तो काम कर रहा हूँ अब योग करने जा रहा हूँ। पर अगर कोई कर लेता है एक दिन तो उसको ये मालूम चल जाता है क्यों इतने लोग आते हैं शाम को योग करने काम हुँ, करने के बाद। क्योंकि जो भी स्ट्रेस लेवल होता है जो चल रहा होता है मन में वो सब समाप्त हो वो शांत हो जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। जो तालाब का पानी रात को बिल्कुल शांत रहता है वैसा ही हो जाता है। वो सुबह ही लहरें उठती हैं उसमें तो उस तरह शांत हो जाता है मन। तो वो खाना ढंग से खाते हैं और हुँ, हुँ। नींद अच्छी आती है। बस उनको एक बार आना होता है। तो बिल्कुल। इसलिए जो 12 बजे की क्लासें होती हैं और जो इवनिंग क्लासें होती हैं इंडिया के बाहर, अब तो इंडिया में भी ऐसा ही है, वो हमेशा फुल रहती है। तो उन लोग को मालूम है हुँ, कि अगर मेरे को ढंग से सोना है, हुँ, हुँ। मेरे को अपना पाचन तंत्र सही बिल्कुल। रखना है, हुँ, हुँ। तो मेरे को एक दिन में एक क्लास तो करनी पड़ेगी। सही है। तो उन लोग का क्योंकि क्या होता है कि योग में भी हम बोलते हैं कि अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो भूल जाओ सब कुछ बिल्कुल। प्राण मन वगैरह हुँ, क्योंकि आपका हुँ, जो अटेंशन है वो हुँ, हुँ। बॉडी से कहीं जाएगी नहीं। सही है। बट थोड़ा सा अगर आप बॉडी की तरफ ध्यान दो हुँ, हुँ। तो उसके बाद ही आप कुछ सोच सकते हो, नहीं तो आपको बॉडी उलझा के रखेगी सही हमेशा। है। तो उनका जो विचार है योग के बारे में, उनका ऑलवेज फिजिक बॉडी सबसे पहले आती है, प्रथम स्थान पे आती है। पर अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो उसके बाद की जो यात्रा है, हुँ, हुँ। प्राणायाम ध्यान फिलॉसफी मंत्र उच्चारण, काफ़ी लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। क्या बात पर अभी भी जो आसन की क्लासें हैं है। हुँ, वो हुँ। ज़्यादा पॉपुलर है वहाँ पर। अच्छा। और क्योंकि हाँ। उसका एक कारण है, हाँ, क्योंकि हाँ। क्या करते हैं लोग बैठे रहते हैं दिन भर। हाँ, हाँ। अब वो क्लास में आए तो वो चाहते हैं कि कुछ मूवमेंट हो। हाँ। और आसन एक ऐसा वो है हाँ, हाँ। जिसमें अगर आप 1 घंटा भी करते हो हुँ, हुँ। so it work for each and every gland of your body, so whole endocrine gland system उसमें बैलेंस हो जाता है। तो क्योंकि बॉडी तभी अच्छे से फंक्शन करती है जब सिक्रेशन जो हार्मोन्स का है वो ज़्यादा भी ना हो कम भी ना हो। हुँ, हुँ। तो वो एक क्लास उनको वो दे देता है, हुँ, हुँ, इस हुँ। वजह से वो लोग आते रहते हैं। तो वहाँ पर जो इंटरेस्ट है योग की वो कम नहीं हुआ है। हुँ, हुँ। क्योंकि लोग मेरे को बोलते थे जब मैं 2003 में गया था वहाँ हुँ, पे हुँ, हुँ। कि ये फैशन है, हुँ, हुँ, हुँ। ये आएगा और जाएगा। हुँ, हुँ। पर मैंने उनको उस समय पे बोला था कि अगर ये फैशन है तो ये 2-3 साल में चला जाएगा, पर ये हुँ। फैशन गया नहीं कभी। हुँ। ये अभी चल रहा है सही है। कंटिन्यू। और विदेशों से देख-देख के भारत में भी बहुत सारे लोग योग कर रहे हैं, एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, सभी प्रकार चल रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि योग चाइना में इवनिंग में पॉपुलर है। पूरे वर्ल्ड में भी बहुत से कंट्रीज़ हैं जहाँ इवनिंग में योग बड़ा पॉपुलर है। मगर हमारे यहाँ जो कहा जाता है भारतीय दर्शन के अनुसार आप सुबह उठते हैं, अपनी जो दैनिक नित्य क्रिया करने के बाद अगर आप योग करें तो आप दिन भर तरोताज़ा रहते हैं। आपको क्या लगता है? जो हमारे यहाँ प्रथम क्लास होती है दिन की वो 6:30 बजे सुबह से चालू होती है। जी, जी। तो उसमें क्योंकि क्या होता है, हुँ, अगर आपकी फैमिली नहीं है, आप अकेले हैं, तो आप मैनेज कर सकते हैं सुबह। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि चाइना में अधिकतर जो विद्यार्थी हैं योग के वो महिलाएं ज़्यादा हैं हुँ, हुँ, हुँ। और नर कम है उसमें। भारत के बाहर अधिकतर यही रेशो रहता हुँ, है, हुँ, हमेशा बिल्कुल। जो हुँ, हुँ। जो नर हैं वो कम होते हैं और महिलाएं ज़्यादा होती हैं। तो महिला का एक चीज़ कॉमन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, हुँ, हुँ। दे आर रिस्पॉन्सिबल वट एवर हैपनिंग इन द फैमिली। अगर वो काम भी करती हैं कुछ भी करती हैं, पर जो घर में होता है उसके लिए वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। हुँ, तो सुबह का टाइम हमेशा थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहता है, बच्चों को तैयार करना है, ये सब कुछ चलता है वहाँ पे। तो काफ़ी लोगों के पास समय नहीं रहता सुबह साधना करने का, तो वो लोग या तो फिर 10 बजे आते हैं या 12 बजे या इवनिंग में आते हैं। हुँ, हुँ। पर जो योग की अवधारणा है, अगर आप प्रातः अपना अभ्यास कर रहे हैं तो वो सबसे अच्छा होता है। हुँ, हुँ। पर करना ज़रूरी है, सही समय है। कुछ भी हो। हुँ, हुँ। अगर आप करते हैं तो आप संध्या से शुरू करेंगे, एक दिन आप सुबह भी करने लग जाओगे। पर आप अगर उसको फोर्स करोगे कि सुबह ही करना है तो हाँ। शायद काफ़ी लोग फिर कभी कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा, आप जब वहाँ पर योग की शिक्षा देते हैं चाइनीज़ लोगों को या पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर भी जाते हैं,
तो क्या आप किन भारतीय मूल्यों का डिस्कशन करते हैं, उस वक़्त किस भारतीय दर्शन के विषय में बताते हैं और वो लोग किन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं? So I will just talk how our Yogi Yoga, this institution is teaching, कैसे हमारा संस्थान वो पढ़ाता है। तो जो 2003 से हमने जो हमारा बेस है वो हमेशा स्क्रिप्चर बेस्ड रहा है। हम लोग जो भी सिखाते हैं उसका हमेशा रेफरेंस देते हैं। तो नॉर्मली एज हम लोग योग सिखाते हैं तो योग की जो फिलॉसफी है उसी को हम लोग लेके चलते हैं। तो पहला जो वो सबसे ज़रूरी पुस्तक है पतंजलि योग सूत्र। तो वो हमारे यहाँ जो बेसिक वो होता है स्टूडेंट आते हैं वहाँ से चालू होता है और एडवांस जो स्टूडेंट होते हैं उन तक जाते हैं। दूसरा जो स्क्रिप्चर है वो हठप्रदीपिका है। तीसरा है ग्रहण संहिता। हमारे यहाँ आयुर्वेद भी सिखाया जाता है और मैं आपको सरप्राइज होगा कि हमारे यहाँ ध्यान की टीचर ट्रेनिंग होती है। अब वो एक दिन 2 दिन या 1 महीने की नहीं होती, वो 2 साल की ट्रेनिंग है। तो और जो चाइना को बोला जाता है क्योंकि बुद्धिज़्म की वजह से इट इज़ अ कंट्री ऑफ मेडिटेशन, पर वहाँ पर 2 साल की ट्रेनिंग होती है ध्यान की। और उस ट्रेनिंग में एक ट्रेनिंग में 2 साल चलती है। अभी तक वो 8 बैच ख़त्म हो चुके हैं उसके और हमेशा वो 80 प्लस लोग रहते हैं उसमें। क्या प्राणायाम की ट्रेनिंग होती है। तो जो प्राणायाम का जो जितने भी उसका सार है अलग अलग पुस्तकों से लेके पढ़ाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ ध्यान सिर्फ आसन पे जोर नहीं रहता है, मंत्र उच्चारण होता है। तो चाइनीज़ जो है, मैंने आपको कहा वैल्यू, वो हमेशा वैल्यू ऑफ मनी देखते हैं। तो वो चाहते हैं कि जो भी वो सीखें एक संपूर्ण वो ज्ञान मिले उनको, ये नहीं कि टुकड़ों में दिया जा रहा है। तो चाइनीज़ की एक क्वालिटी है कि वो हमेशा आपको निचोड़ देते हैं। आप जितना दोगे वो और चाहते हैं। तो उनकी एक और वो सबसे अच्छा है एक टीचर के लिए, क्योंकि जब आपके पास ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो चाहते हैं कि उनको और ज्ञान मिले, तो एक अध्यापक को फिर और पढ़ना पड़ता है और प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अब वहाँ पे एक और चीज़ है, वो स्टूडेंट सेम कोर्स में दोबारा दोबारा आते हैं। अच्छा। अब जब दोबारा दोबारा सेम स्टूडेंट आते हैं तो फिर आपको उनके लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ती है। सही है। क्योंकि आप मशीन की तरह नहीं बोल सकते। तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे लोग कंटिन्यू रिपीट होते हैं सेम ट्रेनिंग में, सेम क्लासों में। ये सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है जब आपके पास एक विद्यार्थी बार-बार आके क्वेश्चन पूछता है, आपने उसको बताया और फिर उसमें नई चीज़ें ला के फिर वापस आपसे पूछता है। तो ये सभी वो लोग जानते हैं जो टीचर या टीचिंग के व्यवसाय में हैं। तो टीचर ज़्यादा बड़ा ज़्यादा स्टूडेंट हो जाता है इस वक़्त। हाँ, वो उसको टीचर उसको ज़्यादा सीखना पड़ता है। सीखना पड़ता है हाँ। उनको। जी, जी। अच्छा, आज के समय में जो जो अभी हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो योग सीखना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? एक चीज़ काफ़ी मैं आपको बोलूँगा, जहाँ क्योंकि अगर आपने अभी शुरू नहीं किया है तो एक अच्छा इंस्टीट्यूशन ढूंढिए जहाँ पर जिसका ट्रेडिशन हो। हुँ, ऐसा ना हो कि आप जाएं और 1 हफ्ते की ट्रेनिंग करें या फिर 10 दिन की ट्रेनिंग करें, क्योंकि भारत में काफ़ी सारे पुराने इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे ट्रेडिशन चलता है, जहाँ पर आपको फिजिकल नॉलेज के अलावा फिलोसफिकल नॉलेज में भी काफ़ी अच्छा बनाया जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप भारत में हैं और योग सीखना चाहते हैं तो आपको किसी वेरी रिकॉग्नाइज ओल्ड इंस्टीट्यूशन में जाके आप अपनी शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि एज अ पर्सनल मेरा ये पर्सनल अनुभव है कि अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूशन में नहीं जाएंगे तो आपका जो जर्नी है वो हमेशा जिग जैग फॉर्म में ही रहेगा। पर अगर आपने सही इंस्टीट्यूशन चुना है तो आपका जो योग की यात्रा है वो मतलब एक सुगम रास्ता होगा आपके लिए। आपको जो डाउट कन्फ्यूजन वो आते नहीं हैं, क्योंकि डाउट कन्फ्यूजन उन्हीं को आते हैं जिनको स्क्रिप्चर की नॉलेज कम होती है। और एक अच्छा इंस्टीट्यूशन होता है वो फिजिकली आपको प्रैक्टिस करने के लिए समय देता है, बट उतना ही समय आपका फिलोसफिकल नॉलेज भी बनाता है। तो ऐसा इंस्टीट्यूशन हमेशा चूज़ कीजिए जहाँ पर ये दोनों चीज़ें हों, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है योग का और फिलोसफिकल एस्पेक्ट है योग का, वो दोनों सिखाए जाए। अद्भुत।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने देखा है कि जो यूट्यूब पे वीडियो देख के या कोई सा भी कहीं पर सोशल मीडिया पे वीडियो देख के योग स्टार्ट कर देते हैं, प्राणायाम बोले इसमें क्या रखा है, हम शुरुआत कर देते हैं, मगर ऐसा नहीं करना है। याद रखिए, ये एक बहुत ही पुराना नॉलेज है, बहुत पुराना ज्ञान है, प्राचीन ज्ञान है, और इसमें अगर आप गुरु शिष्य की परंपरा के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। योग को और एक्सरसाइज को किस प्रकार के लोग आजकल जो सामायिक करने पे तुले हुए हैं, इसमें आप कुछ ज्ञान दे सकते हैं? तो जैसे मैंने बोला, अगर आपको फिलोसफिकल नॉलेज है योग की, तो आपको कभी भी ये कन्फ्यूजन नहीं होगा योग क्या है और एक्सरसाइज क्या है, क्योंकि बेसिक जो अवधारणा है एक्सरसाइज की और योग की, वो कम्प्लीटली अलग है। तो जो आप योग करते हो उसका जो इफ़ेक्ट है शरीर से मन के ऊपर जाना चाहिए। अगर वो मन को शांत नहीं कर रहा है, आप जो भी कर रहे हो, तो वो योग में नहीं आता है। अगर आप सूर्य नमस्कार कर रहे हो, उसके बाद आप कैमरे वहाँ पे शीशे में जाके अपनी मसल्स देख रहे हो, तो ये फिर एक्सरसाइज है। वो सूर्य नमस्कार कर रहे हो आप, पर उसके बाद आपको ये विचार आता है कि मैं जाके देखूं कितनी मसल्स बनी है मेरी और कितना फैट कम हुआ है, तो फिर वो एक्सरसाइज हो जाती है। अगर आप योग कर रहे हैं तो उसका जो प्रभाव है वो मन को शांत करता है। तो अगर वो नहीं हो रहा है, मन शांत नहीं हो रहा है, आप कर रहे हो, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आप लोग मिस कर रहे हैं योग में। सो एक कॉमन अवधारणा की जो एक्सरसाइज की है, आप और करोगे वो आपको शरीर के साथ जोड़ता रहता है। आप 2 डंबल उठाओगे फिर शीशे के पास जाओगे। अब हुँ। कई बार होता है, हम लोग बोलते हैं मजाक में कि लड़कियां आईना नहीं छोड़ती हैं, पर आजकल ये देखा है मैंने, लड़के भी आईना नहीं छोड़ते हैं। सही है। और वो जुड़ाव बढ़ता जाता है शरीर के साथ, जरा सा भी कुछ हुआ आदमी का मन विचलित हो जाता है। इसीलिए काफ़ी प्रॉब्लम भी होती हैं। लोग अलग हुँ, अलग प्रकार के सप्लीमेंट लेते हैं सिर्फ बॉडी को बढ़ाने, और काफ़ी लोगों को उससे दिक्कत भी होती है। तो एक बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर आप योग के नाम पे कुछ कर रहे हैं तो उसका प्रभाव मन पे होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए। आप एक्सरसाइज करते हो, उसका प्रभाव हमेशा शरीर पे होगा, मन पे नहीं होगा। क्योंकि दुनिया में ऑलमोस्ट 70-80% लोग एक्सरसाइज करते हैं। अगर एक्सरसाइज मन को शांत करती हुँ, हुँ। तो योग की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो योग इसीलिए आया है क्योंकि जब योग लिखा गया होगा, उससे पहले भी लोग कसरत करते होंगे, पर उसका एक ही पर्पस था, गो बियॉन्ड ऑफ फिजिकल हुँ, वर्क, हुँ। सी एंड जस्ट कंट्रोल योर माइंड। अपने मन को, चित्त को कैसे एकाग्र करें, कैसे शांत करें। तो वो अवधारणा ही अलग अलग है। अभी आपने जो सूर्य नमस्कार के विषय में कहा है, तो सूर्य नमस्कार की एक अलग-अलग अवधारणाएँ होती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सूर्य नमस्कार तो 1 मिनट में 12 होना चाहिए, कुछ बोले नहीं 3 मिनट में सिर्फ़ 1 सूर्य नमस्कार होना चाहिए। सबके अलग-अलग ज्ञान है, कुछ बोलते हैं सूर्य नमस्कार मंत्रों के द्वारा होना चाहिए, और कुछ बोलते हैं बोले कि सूर्य नमस्कार एक प्रकार की एक्सरसाइज़ है। एक्सरसाइज़ के विषय में तो आपने अच्छे से पूरा बखान कर दिया कि एक्सरसाइज़ और योग में क्या अंतर है। मगर अगर हम सूर्य नमस्कार की बात करें, तो इसके विषय में थोड़ा-सा आप बता सकते हैं? सूर्य नमस्कार है, उसका रेफरेंस हमें स्क्रिप्चर में मिलता नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिखा नहीं गया कभी। हुँ, क्योंकि आप सभी को मालूम है, हमारे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है या जो मेजॉरिटी ऑफ ग्रंथ है वो जला के ख़त्म कर दिए हैं। हुँ, तो वो मिसिंग है, ऐसा नहीं है कि वो लिखा। तो उसका जो अभी जो हमारे पास उपलब्ध स्क्रिप्चर है योग के ऊपर, उसमें किसी में सूर्य नमस्कार की वो रेफरेंस नहीं मिलता नहीं है। पर जो सूर्य नमस्कार है वो जनरेशन टू जनरेशन लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो था कहीं ना कहीं। और ये कॉम्बिनेशन है आसनों का, उसमें 8 आसन है जो हम लोग कंबाइन करके वो सूर्य नमस्कार बिल्कुल बनता है। सही। तो सूर्य नमस्कार आप जो बच्चों को सिखाया जाता है, क्योंकि मैं परमार्थ में जब सिखाता था तो मेरी सुबह 5:30 बजे क्लास होती थी। उसमें जो ये छोटे छोटे बच्चे होते हुँ, हैं हुँ, उनको मैं सिखाता था, तो उनको हम लोग मंत्र के साथ करते थे। बट अब जब आपको मंत्र आ जाते हैं तो फिर उसको हम उस वो मानसिक रूप से उसका उच्चारण करते हैं, बोल के नहीं करते। पर बच्चों को जब सिखाया जाता है तो वो मंत्र के साथ सिखाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, एक भावना है कि जो मैं कर रहा हूँ ये मैं अर्पित कर रहा हूँ सूर्य देव को। अगर वो भावना नहीं है फिर वो एकदम एक्सरसाइज रहती है।
आप घुमा रहे हो घुमा रहे, तो उसमें कहीं भी कॉन्सेप्ट नहीं है 1 मिनट में आप एक करो या 3 मिनट में एक करो, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि क्या है कि सूर्य नमस्कार में आपको अपनी ब्रेथ के हिसाब से जाता है। हर आसन एक सांस लीजिए और सांस छोड़िए, तो वो मूवमेंट है, आपने सांस ली छोड़ी, आप रुकते नहीं हो उसमें कहीं भी। तो वो आदमी जितना परफेक्शन आता है उसका, उसमें रुकने का कोई वो नहीं है, आपको होल्ड नहीं करना है कोई आसन। सो आदमी 1 मिनट में भी फिनिश कर सकता है उसको, या 2 मिनट लगा सकता है, उसमें टाइम का कोई बाउंडेज नहीं है। बस ये है कि वो भावना रहनी चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये। जी, जी। तो वो अर्पित किया जाता है मंत्रों के द्वारा, आसनों के द्वारा, मैं पूजा कर रहा हूँ, या जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो अर्पण है सूर्यदेव को। और वो भावना नहीं रहती तो फिर वो एक्सरसाइज बन जाएगी। अगर आप सिर्फ ये सोचो कि 1 मिनट में मेरे को निपटाना है, तो वो 1 मिनट से पहले भी हो जाएगा, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि अगर आप सूर्य नमस्कार भी शुरू करें या फिर योग की भी शुरुआत करें, तो किसी न किसी अच्छे संस्थान से जुड़कर करें, किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में करें। मोहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। और आपने बहुत सारे जो हमारे सवाल थे उनके लोगों को समझाते हुए जवाब दिए, तो मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ मिलेगा आपको इस ब्रॉडकास्ट से। जी, जी। तो नमस्ते, परमार्थ निकेतन से, इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल से। धन्यवाद।